देखो टॉपिक था अपना बीकानेर का राठौड़ वंश। लास्ट हमने पढ़ा था स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह भाई चेचक माता का रोग हो जाता है और उसके बाद में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1700 ईस्वी में। अब 1700 ईस्वी में जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद में अगला शासक बनता है बीकानेर का सुजान सिंह। कौन? सुजान सिंह। और सुजान सिंह का शासन काल रहा 1700 में स्वरूप सिंह बना, मर गया था तो 1700 में ये, और 1735 ईस्वी तक इसने शासन किया बीकानेर में। मतलब लगभग 5 वर्ष के आसपास। कितने वर्ष? 5 वर्ष के बाद अब बात होती है कि ये व्यक्ति था कौन, तो अनूप सिंह का पुत्र है ये। मतलब स्वरूप सिंह का छोटा भाई, स्वरूप सिंह का छोटा भाई। अब इसके शासनकाल की सबसे बढ़िया बात क्या थी कि भाई मिर्जा राजा जयसिंह वाले जयपुर वालों ने क्या बुलाया था, हुडा सम्मेलन मराठों को भगाने के लिए 1734 में। अब 1734 ईस्वी में हुआ था हुरडा सम्मेलन। भीलवाड़ा जिले में। कहां पे? अब अपने राजस्थान के अंतर्गत मराठों का आना शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहला मैंने बताया था कि भाई बूंदी के उम्मेद सिंह को शासक बनाने के लिए उसकी मां ने मराठों को बुलाया था राखी भेजकर। ऐसा हमें कुछ उल्लेख मिलता है, जिसमें रोल अपने जयपुर का भी मिलता है, क्योंकि जयपुर की ही वो रानी या राजकुमारी थी। तो मराठों को भगाने के उद्देश्य से क्या किया गया, हुरडा सम्मेलन। मराठों को राजपुताना से भगाने के लिए। जैसे हर रियासत ने भाग लिया था वैसे ही इसमें बीकानेर के राठौड़ वंश से किसने भाग लिया, सुजान सिंह ने। मेवाड़ से पहले संग्राम सिंह अध्यक्ष बनता, लेकिन फिर बाद में अध्यक्षता किसने की, जगत सिंह ने। ऐसे अलग अलग रियासतों के लोगों ने इसमें क्या लिया, भाग लिया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बीकानेर के राठौड़ वंश से हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाला शासक कौन था, सुजान सिंह था, ये इसका मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। आगे बात समझ। 35 के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में शासक बनता है जोरावर सिंह। कौन बनेगा, जोरावर सिंह। जोरावर सिंह का जो हमें शासन काल मिलता है 1735 से 1746 ईस्वी तक। ये था सुजान सिंह का उत्तराधिकारी, मतलब उसका पुत्र। इसके समय की घटना की मैं बात करूं तो इसके समय संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए थे, वेदक सार। कौन से ग्रंथ लिखे गए, इसी के द्वारा वेदक सार एक तो। इसके अलावा एक ग्रंथ लिखा गया पूजा पद्धति। और ये दोनों ही संस्कृत भाषा में थे। तो कुछ शासक युद्ध के लिए फेमस हुए हैं, तो कुछ ग्रंथों के लिए फेमस हुए हैं। और ग्रंथों को लिखने के लिए वेदक सार और पूजा पद्धति की बात करें तो किसने लिखा था, जोरावर सिंह ने। इसके अलावा इसने टीकाएं भी लिखी थी कुछ। जिसमें नाम मिलता है हमें, एक तो मिलता है रसिक प्रिया,
और एक मिलता है कवि प्रिया, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। देखो आप कहोगे कि सर ये और कहीं ने भी तो लिखा है, जैसे रसिक प्रिया पढ़ते हैं तो रसिक प्रिया में कुंभा का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें कुंभा ने स्वयं को कृष्ण माना है और अपने कोई रानी है उसको शायद राधा का। तो अधिकतर राजस्थान वालों का संबंध रहा है वो कृष्ण से रहा है। किससे रहा है? कृष्ण से। तो अधिकतर ग्रंथों में आप पाओगे कि राधा और कृष्ण के प्रेम को ही दर्शाने की बात कही गई है। इसको राधा और कृष्ण के प्रेम को ही, क्योंकि मथुरा और वृंदावन से जितनी भी मूर्तियां टूटी या लाई गई थी वो कहीं और न बसाकर अपने राजस्थान में ही बसाई गई थी सबसे ज्यादा, या स्थापित करवाई गई थी। जिनमें आप जाओ मेवाड़ की तरफ तो मेवाड़ में सबसे ज्यादा मूर्तियां श्री कृष्ण की मिलेगी। हाँ, नाम उनके अलग है, जैसे श्रीनाथ, द्वारकाधीश, इसके अलावा और भी है, नाथ द्वारा में कृष्ण मंदिर है। तो ये सारे मंदिरों का संबंध और अधिकतर ग्रंथों का संबंध राजस्थान में राधा और कृष्ण के प्रेम से ही है। तो रसिक प्रिया कुंभा ने भी लिखी है, कुछ भाग जोरावर सिंह ने भी लिखा है इसका। ऐसे एक टीका मिलती है, कौन सी? कवि प्रिया। तो चार ग्रंथ, दो ग्रंथ और दो टीकाएं किसके द्वारा रचित है? जोरावर सिंह के द्वारा। एक बार इन दोनों को उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ के नाम ध्यान रखने हैं, बहुत सारे ग्रंथ हो गए, धीरे 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 धीरे। सेनापतियों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है, शासकों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है। रिपीट नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, चीजें याद नहीं रहने वाली। आगे बात समझ में। वेदक सार पूजा पद्धति, वेदक सार पूजा पद्धति दोनों ही संस्कृत में लिखी गई है। अगला शासक आता है गज सिंह। कौन आएगा? गज सिंह। इसका शासनकाल 1746 से 1787 ईस्वी तक। अब देखो इसी के शासनकाल के बीच में आप देखोगे तो 1757 के आसपास 100 साल पूरे हो गए। तो 1757 में प्लासी का युद्ध शुरू हुआ इसी के समय। गजशाही सिक्के चलाए थे इसने बीकानेर में अपने नाम से। कौन सी रियासत से संबंधित है गजशाही? बीकानेर। चलाने वाला शासक गज सिंह। अब इसी के समय एक मुगल बादशाह या मुगल शासक था, अहमद शाह। क्या नाम मिलता है? इस अहमद शाह ने उपाधि दी थी गज सिंह को। और उपाधि क्या पता है, पूरे गांव का नाम दिया था कैसे ने। उपाधि कुछ इस प्रकार से थी, सुनना पहले नाम। राज राजेश्वर महाराजा धीराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह, उपाधि है ये इसकी। दोबारा सुनो, क्या उपाधि दी? राज राजेश्वर महाधीराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह। क्या उपाधि दी इसको? राज राजेश्वर महाराज
जादिराज महाराजा शिरोमणि गज सिंह। किसने दी? अहमद शाह ने। किसने दी? अहमद शाह ने। अब सोच के तो पता नहीं क्या सोच के दी, लेकिन नाम बड़ा हो गया भाई इसका इतिहास में, क्योंकि इतिहास में अब तक मैंने अगर पढ़ाया तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वंश का रहा हो, उसे इतनी बड़ी उपाधि नहीं मिली है। केवल और केवल बीकानेर के शासक गज सिंह को इतनी बड़ी उपाधि मिली गई है अहमद शाह के द्वारा। आई बात समझ में? ये इसकी मेन बात है। और एक गजशाही सिक्के जो इसने अपने शासन काल में अपने ही नाम से चलाए थे। उतार लो। इसके ग्रंथ लिख लेना। ग्रंथ कौन कौन से लिखे हैं? ग्रंथ में नाम मिलता है एक हमें महाराजा गज सिंह रो रूपक, एक ग्रंथ तो ये है। दूसरा ग्रंथ भी इन्हीं के नाम पे है, महाराजा गज सिंह रागीत। महाराजा गज सिंह रागीत। अब गीत से मेरे को याद आया, इधर ध्यान दो। अपने गाना चलता है कान्या मान्या पुर चाला जोधपुर। कहाँ का गाना है ये? अरे गाना चलता है कान्या मान्या पुर चाला जोधपुर। किस क्षेत्र का गाना है? अब जोधपुर आया तो सारे कहां चले गए? जोधपुर। हकीकत में ये अपने ढूंढाड़ जयपुर के गीत है। कहाँ का है? ढूंढाड़ जयपुर का। इसके अलावा एक लड़कियों का वर्ल्ड फेमस गाना कालिया कूद पड़िया मेला में है, साइकिल पंचर कर लिया, वो कहाँ का है? अपने जयपुर का ही है, लेकिन सुना पूरे राजस्थान में जाता है। और इस पे अच्छा नृत्य करने वाली कलाकार कौन थी? कालिया कूद पड़िया मेला में किसने किया था नृत्य, जिसकी वजह से उसको वर्ल्ड प्रसिद्धि मिली? गुलाबो सपेरा, जिसको 2010 में कालबेलिया नृत्य के तहत शंकरिया नृत्य को 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में रखा गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, तो लिख लेना दो ग्रंथ, महाराजा गज सिंह रो रूपक और दूसरा है महाराजा गज सिंह रागीत। तो आसानी से पहचान जाओगे गज सिंह के नाम से। गजशाही सिक्के, गज सिंह रा रूपक और गज सिंह रा गीत। किस शासक? गज सिंह के समय। कहाँ का शासक है? बीकानेर का। कहाँ का है? बीकानेर का। उतार लो। देखो, गज सिंह के बाद में इसका उत्तराधिकारी बनता है सूरत सिंह। कौन आएगा? छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, स्टार्टिंग में आगे बड़े बड़े इतिहास वाले। सूरत सिंह गज सिंह का उत्तराधिकारी बना 1787 में और 1828 तक रहा। तो शासनकाल 1787 से शुरू और 1828 ईस्वी में क्या हो गया? खत्म। सूरत सिंह को याद किया जाता 1805 में। पटनेर पे आक्रमण किया था इन्होंने। पटनेर के भाटियों को हराया था युद्ध में। अब देखो, 1805 में जब सूरत सिंह ने बटनेर पे जब आक्रमण किया था, उस समय या उस दिन क्या था? बालाजी का वार, मंगलवार। क्या था? बालाजी का वार। मंगलवार के दिन बटनेर पे आक्रमण करके बटनेर के भाटियों को हराया
और इस बटनेर का नाम मंगलवार बालाजी का वार होने के कारण इसका नाम कर दिया हनुमानगढ़। क्या कर दिया? हनुमानगढ़ कर दिया साहब। और बाद में 1994 में हनुमानगढ़ क्या बन गया? जिला। ध्यान रखना साथ के साथ। हनुमानगढ़ का पुराना नाम बटनेर। हनुमानगढ़ किसने रखा? सूरज सिंह ने। कब रखा? कैसे रखा? यहाँ के भाटियों को युद्ध में हराया था मंगलवार के दिन, इसीलिए क्या नाम रखा? हनुमानगढ़। और बाद में ये क्या बन गया? 1994 में राजस्थान का 31वां जिला सा है, जहां तक मेरे को पता है। कौन सा जिला बना? राजस्थान का 31वां जिला। तो भैया ये जिले 31वां जिला कौन सा बना? 26 के बाद से शुरू होते हैं। 26वां कौन था? 27वां कौन था? ऐसे करके 33 तक तो पूछता ही था। अब 8 जिले और बना दिए एक साथ, तो 8 की एक ही डेट है, ध्यान रखना। 12, दौसा और राजसमंद की तीनों की एक डेट है। याद रखना, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब ये चीजें वापस लाऊंगा मैं सामने, जब जिलों की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो 1994 में जिला बना, लेकिन उससे पहले बटनेर था। बटनेर कहाँ है आज वर्तमान में? बटनेर दुर्ग पूछता है, तब हम हनुमानगढ़ का नाम लेते हैं। किसका? हनुमानगढ़ का। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में जो इसके विद्रोही लोग थे उनसे ये परेशान हो गया। विद्रोहियों से क्या हो गया? तो विद्रोहियों से परेशान होकर ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। क्या कर ली? अब मेरे को आप लोग बता सकते हो क्या कि मुगल या मुस्लिम रियासतों की मैं बात करूं तो वो कौन सी एक रियासत या है कि कोई ऐसी रियासत जिसने 1818 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की हो? कहीं भी दिमाग में आ रहा हो कि फलानी रियासत ने संधि कर ली हो? लेकिन राजस्थान में आप देखोगे तो 1824 तक आते आते करीब करीब सारी रियासतों ने क्या कर ली? संधि कर ली थी। जिसमें सबसे पहला नाम 1803 के आसपास भरतपुर का आता है। किसका आता? भरतपुर का। अब 1805 को एक चीज और ध्यान रखो, आगे टकराएगी, लेकिन यहां देखो 1805 ईस्वी में ही अंग्रेज अधिकारी था कर्नल लेक। कौन था? कर्नल लेक। 1805 में, क्योंकि डेट अलग अलग याद करोगे कंफ्यूज रहोगे। जहां डेट टकरा रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा आपको। अब 1805 में कर्नल लेक ने आक्रमण किया था लोहागढ़ दुर्ग पे, और ये लोहागढ़ दुर्ग को जीत भी नहीं पाया था। इसीलिए लोहागढ़ दुर्ग के लिए एक चीज फेमस है, एक बात फेमस है कि 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। तो जाटों की रियासत थी। 8 फिरंगी 9 गोरे जड़े लड़े जाट के 2 छोरे। कितनी बढ़िया बात कही है। और उन 2 छोरों ने ही पूरे लोहागढ़ को बचा लिया है, और कर्नल लेक को खाली हाथ लौटना पड़ा लोहागढ़ से। तो ये घटना भी कब की है? 1805। और बटनेर का नाम हनुमानगढ़ 1805 में। जिला कब बना? 1994 में। ऐसे याद करो चीजों को, फिर चाहे वो कितना ही क्वेश्चन घुमा के दे, आप उसको गलत कर ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं? रट्टे मारने में विश्वास करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करते। अलग अलग याद करने से बढ़िया है ना एक जगह से डेट याद करो। अब जैसे मेरे दिमाग में आ जाता है यार 1805 में यहां ये हुआ, तो पहले भी 1805 में कुछ हो रखा है या इंपोर्टेंट है ये डेट कहीं और भी,
तो डेटे ऐसे ही याद होगी, रटने से याद नहीं होने वाली। ध्यान कर लें, आई बात समझ में। तो कर्नल एक लोहागढ़ को कब नहीं जीत पाया? 1805 में। ध्यान रखना इस चीज को। और ये घटना भी कब की है? सूरज सिंह के समय की, भरतपुर में। इसके अलावा मैं बात करूं तो भाई इसने संधि स्वीकार कर ली। संधि से करने के बाद में सारा राजपाट कौन संभाल रहा? हालांकि राजा तो यही है, लेकिन अब इनको कोई काम करना पड़ रहा है तो अंग्रेजों से या ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछ के काम करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने एक संधि लेके आए थे, सहायक संधि। उस सहायक संधि में ये था कि इनको अगर युद्ध भी करना है ना, तो ये अपनी सेना नहीं अंग्रेजों की सेना रखें, और युद्ध करना भी है तो अंग्रेजों से पूछ के युद्ध करेंगे। सहायक संधि 1813, लॉर्ड वेलेजली। कौन लेके आया? लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि का जन्मदाता बोला जाता है उसको। और एक आई थी लॉर्ड डलहौजी के समय, राज्य एडपनी थी, जिसके अंतर्गत अगर राजा के कोई औलाद नहीं है तो पूरी रियासत अंग्रेजों के अधीन हो जाएगी। और अंग्रेज लूटे कैसे? लड़के थोड़ा ना लूटे। जहां तक मेरे को लगता है अंग्रेजों ने स्टार्टिंग के युद्ध जरूर लड़े होंगे, लेकिन बाद में जो 200 साल तक राज करने का इतिहास, उसके पीछे आपको कानूनी मिलेंगे 1773 के बाद में। क्योंकि पहला कानून अंग्रेज 1773 में लेके आए थे, बक्सर के युद्ध के बाद में। और लास्ट कौन सा लेके आए थे? 1945 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना भेजी थी। और कानून की मैं बात करूं तो 1935। याद है क्या? पॉलिटिकल भी सब साफ है, ऐसे काम नहीं होगा। 6 से 8 घंटे दे लो, तब ये चीजें रुकेगी। खुद के कॉन्सेप्ट, खुद का पेन, खुद की कॉपी लिखोगे तब चीजें याद रहेगी। तो कानून की सहायता से इन्होंने क्या किया? भारत पे राज किया। तो विद्रोहियों से परेशान होकर 1818 में सूरज सिंह ने संधि कर ली। और इसी के साथ में आप देखोगे बाद के जितने भी शासक आए वो अंग्रेजों के अधीन होकर ही क्या कर रहे थे? राजपाट कर। उतारो। इसके बाद में आया रतन सिंह। क्रम से बता रहा हूं, लेकिन मेन मेन बात ध्यान रखनी है आगे के शासकों की। 1818 ईस्वी के बाद देखो, रतन सिंह की अगर मैं बात करूं तो 1836 में देखो क्या हुआ था इसके समय। ऊपर वाला उतार लिया सभी ने? देखो 1836 ईस्वी में ये गए हुए थे गया बिहार। कहां गए थे? गया बिहार। देखो पहले एक अपने प्रथा चलती थी कि बच्ची जन्म लेगी तो उसको मार दिया जाएगा, मतलब कन्यावध। कौन सी प्रथा प्रचलित थी? कन्यावध प्रथा। इस प्रथा के तहत जब बच्ची का जन्म होता था तो कहते हैं कि भाई दूध की तबेल जो होता था, डेगची या बेगची जो भी बोलते हो, उसके अंदर उस बच्ची को डुबोकर मार दिया जाता है। क्यों लड़कियों? कन्यावध। अरे तुमने जो जीवन पाया है ना, जीवन जीने का, वो बहुत मुश्किल से पाया है। और जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, हमारे लिए तो क्या करें, तुम्हारे लिए जो उस लड़कियों के लिए संघर्ष किया उनको एक बार पढ़ो कि हकीकत में उन्होंने तुम्हारे लिए किया क्या। अब ये भाई साहब गए कहा? गया बिहार। गया बिहार में राजपूतों का एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में कहा कि आज के बाद में तुम्हारी रियासत में कन्या का वध नहीं होना चाहिए साहब। क्या नहीं होना चाहिए? कन्या का वध नहीं होना चाहिए। सारे राजपूत मान गए।
कि हमारे रियासत में कन्यावध नहीं होगा साहब। अब दूसरा पहलू क्या मिलता है कन्यावध करने का, एक रीजन तो ये है जो मैंने बताया। दूसरा रीजन क्या मिलता है कि कन्याओं को मारा क्यों जाता था, तो उसके पीछे एक छोटा सा तर्क मिलता है। तर्क ये है कि जब अरबी आए या मुगल आए तो भाई हमेशा ये क्या करते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां पे मारकाट करते और स्त्रियों की, लड़कियों की, महिलाओं की इज्जत लूटा करते थे। तो उस इज्जत को बचाने के लिए कन्यावध प्रथा शुरू हुई थी, वैसे देखा जाए है। जन्म होने के बाद ही मार दिया जाता था ताकि भविष्य में ऐसी नौबत ही नहीं आए। इसे आज हम क्या कहते हैं, ये भी एक मारने का ही तरीका है। क्योंकि तो हमारे नेताजी जैसे बोलते हैं उस हिसाब से तो यही लगता है? लेकिन गरीबों के लिए है ये चीजें। क्या बोला था, ये चीजें गरीबों के लिए है, पैसे वालों के लिए नहीं है, ध्यान रखना। तो इनके आने के बाद में ये कन्यावध प्रथाएं शुरू हुई, जिसके अंतर्गत इज्जत और आबरू बचाने के लिए, परिवार का मान सम्मान बचाने के लिए कन्याओं को जन्म के समय ही मार दिया जाता था। और कुछ जगह ये कहा जाता कि भाई कन्या जन्म को अशुभ माना जाता था। तो इस वजह से तो जितने अलग अलग इतिहासकार आए या जितने अलग अलग आए लोग, उन्होंने अपनी अपनी बातें इतिहास में कही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर का वह शासक जिसने राजपूतों से वचन लिया या वादा करवाया कि कन्या जन्म पर उसका वध नहीं किया जाएगा, तो वो कब, 1836 में गया बिहार, किसने करवाया, रतन सिंह ने। तो लिख लेना इसके अंतर्गत राजपूतों को कन्यावध न करने की प्रतिज्ञा दिलवाई। रतन सिंह ने दिलवाई थी, ध्यान रखना। इसके बाद में आता है कि भाई यहां इसने करवाया, अब अपनी रियासत में आया और 1844 के अंतर्गत यही बात कहां लागू करवाई, बीकानेर में। और बीकानेर के अंतर्गत पूर्ण रूप से इसने कन्यावध पर रोक लगा दी। तो ये एक अच्छा काम है सामाजिक सुधार के अकॉर्डिंग। नहीं, इससे पहले कन्याओं के वध होते रहते थे, लेकिन इसके आने के बाद में अपनी रियासत में इसने कन्यावध को बंद करवा दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बीकानेर का वह शासक जिसने कन्यावध पर रोक लगाई, कौन? रतन सिंह। कब? 44। 26 में तो बोध गया में राजपूतों को प्रतिज्ञा दिलवाई थी कि कन्यावध नहीं करोगे। इसके बाद में इसी के समय 1839 से लेकर 1842 तक, 1839 से लेकर 1842 तक प्रथम आंग्ल युद्ध चला। कौन सा चला? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। कौन सा? एक और युद्ध था 1845 से 1846 तक। जिसे हम कहते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और एक और युद्ध लड़ा गया 1848 से 49 तक। और ये युद्ध था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। देखो, आंग्ल का मतलब होता अंग्रेज। अंग्रेजों का विरोध किया अफगानियों ने, संधि कर रखी है बीकानेर वालों ने।
फोन आया सेना लेके आओ साहब, तो रतन सिंह सेना लेके पहुंचे। इसमें भी आंग्ल और सिख, पंजाब युद्ध हुआ, फिर एक दोबारा युद्ध लड़ा गया, 2 युद्ध हुए, और इन तीनों ही युद्धों के अंतर्गत रतन सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। इनका साथ दिया, अंग्रेजों का। इसीलिए तो कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर 1857 की क्रांति हुई तो उस समय राजस्थान के कौन से राजा ने अंग्रेजों के विरोध में युद्ध लड़ा? किसी ने नहीं लड़ा। राजस्थान से कोई भी ऐसी रियासत नहीं है जिसने 1857 की क्रांति के अंतर्गत क्रांतिकारियों का साथ दिया हो। हाँ, ये जरूर है कि जागीरदार था अपने आहुआ का, आहुआ पड़ती है पाली में, वहां का था ठाकुर खुशहाल सिंह, उसने जरूर क्रांतिकारियों का साथ दिया और अंग्रेजों को युद्ध में हराया, गाजर मूली की तरह काटा था। कहते हैं मोक मैसन का तो सिर काटकर आहुआ के किले पे लटका दिया था उसने। कहां पे? आहुआ के किले पे सिर काट के ही। और कोटा वालों ने तो, कोटा के लोगों ने तो मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमा दिया था। लेकिन रियासतों से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किसी ने नहीं की। हाँ, राजस्थान से बाहर जब देखते हैं तो जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो कहते हैं ना कि जब मर्दों की पगड़ियां अंग्रेजों के दिल्ली दरबार में पड़ी थी ना, तब एक ही महिला थी जो मर्दों की तरह लड़ी थी, जिसे हम कहते हैं झांसी की रानी। इसलिए तो खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी मतलब मर्दों की तरह, वो तो झांसी वाली रानी। पहचानो अपने आप को। नहीं, समाज तो आज भी तुम्हारी गोल रोटियों का ही इंतजार कर रहा है कि गोल रोटी बना दे तो इसका ब्याह कर दे बस। आगे देखो, 1851 में इन्होंने एक मंदिर बनवाया, रतन बिहारी मंदिर। कौन सा मंदिर? अपने नाम से रतन बिहारी मंदिर। अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब बच्चा कहता है साहब हमें तो बताया नहीं रतन बिहारी मंदिर कहाँ है। तो ऐसे मंदिरों के नाम भी ध्यान रखना, फेमस तो है ही, लेकिन आजकल आप अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी को उठा के देखोगे ना तो पता नहीं कहां से उठा के ला रहा है। फिर बच्चा देखता है कोचिंग वाला ने भी कुछ नहीं बताया हमें, तो पता नहीं कहां से पूछा है। इसलिए ये चीजें ध्यान रखना डीपली थोड़ी। तो तुम कह रहे थे ना ऊपर ऊपर का, भैया ऊपर ऊपर का नहीं आएगा, ऊपर ऊपर का नहीं आएगा। जैसे जैसे एग्जाम के लिए आगे आगे जाओगे ना, वैसे वैसे आप देखना एग्जाम में बैठने वाले 30 से 40% बच्चों का बेसिक क्लियर होता है, बेसिक क्लियर होता है। तो ध्यान रखना 1851 ईस्वी में इन्होंने रतन बिहारी मंदिर बनवाया बीकानेर में। कहां बनवाया? बीकानेर में, ध्यान रखना। और 1851 में ही इनकी क्या हो जाती है? मंदिर बनाने के बाद में इनकी क्या हो गई? तो रतन सिंह, बाकी तो 1818 में क्लोज कर देता, लेकिन बीकानेर रियासत से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आगे भी पूछी जाती है। एक और देख लो फिर उतार लेना एक साथ। इसके बाद में शासक आता है सरदार सिंह। कौन आता है? सरदार सिंह। शासनकाल ऊपर वाले से मैच करवा लेना, वैसे तो 1851 से 1872 तक रहा था ये। इसके समय में बात करूं तो ये राजस्थान का पहला ऐसा शासक है जो अंग्रेजों की सहायता के लिए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान से बाहर गया। 1857 की क्रांति में, क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता के लिए
के लिए राजस्थान से बाहर गया। इसके अलावा सती प्रथा, कौन सी? सती प्रथा और जीवित समाधि पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी इसने। कहां पे? बीकानेर में। तो सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक बीकानेर में, और जीवित समाधि पर भी सबसे पहली रोक बीकानेर में। इसके बाद में लेते हैं डूंगर सिंह। और डूंगर सिंह का शासनकाल 1872 से लेकर 1887 तक मिलता है। इसके समय की सबसे बड़ी बात है कि जो आपके बीकानेरी भुजिया आता है वो इसके समय बनना शुरू हुआ। तो इसी के शासनकाल में बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध। दूसरा, 1878 में अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊंटों का काफिला भेजा था काबुल, अफगानिस्तान में। काबुल में 800 ऊंटों का काफिला अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजा। तो भाई ये बाद के शासकों में कुछ मोटी मोटी बातें उतार लेना।